हेलो पब्लिक, जय हिंद। विद्या क्लासेस के इस एप्लीकेशन पे आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार। आप लोग को पब्लिक देखिए, आज लेक्चर 9 हम लोग करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर 9। ठीक है। इससे पहले आप लोग को मैंने बताया था ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर 8 में शायद रेजोनेंस पढ़ा रहे थे। देखिए मेरे पास है वो रेजोनेंस, आप लोग को शायद मैंने पढ़ाया था। हाँ, रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। आपको याद होगा सीरीज एलसीआर में रेजोनेंस का मतलब मैक्सिमम करंट इन सीरीज एलसीआर। रेजोनेंस का मतलब मैक्सिमम करंट इन सीरीज एलसीआर, मैक्सिमम करंट। और ये मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग क्या किए थे, सोर्स के फ्रीक्वेंसी को चेंज कराया था मैंने। सोर्स के फ्रीक्वेंसी को मैंने चेंज करा था पब्लिक, है ना। सोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज होता था और सोर्स का फ्रीक्वेंसी हमने बताया था कि अगर ओमेगा का वैल्यू 1/√LC के बराबर हो या फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC के बराबर हो तो सीरीज एलसीआर में रेजोनेंस आया हुआ है। ठीक है, रेजोनेंस। तो उसके लिए मैक्सिमम करंट कितना आया था, E0/R, और ये मैक्सिमम करंट प्योरली रेसिस्टिव के मैक्सिमम करंट के बराबर था। ठीक है। अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं पब्लिक, देखिए आगे लेक्चर 9। रेजोनेंस एक कर्व होता है, उस कर्व को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मतलब ग्राफ वेरिएशन कैसे होता है। तो अगर हम रेजोनेंस कर्व की बात करें, रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस मतलब मैक्सिमम करंट इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। मैक्सिमम करंट इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, ये हो गया आपका मतलब इधर हम लोग ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इधर ले लेते हैं करंट। और पब्लिक जब सोर्स का फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाएंगे, या आप ओमेगा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स और करंट। तो जैसे जैसे बेटा सोर्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट का मान भी बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिले, पीक, तो वो ओमेगा का वैल्यू 1/√LC होता है। दिस इज रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस पे करंट पीक में मिलेगा मैक्सिमम। ये रेसिस्टेंस हो गया पब्लिक R1, ये रेसिस्टेंस हो गया R1, मतलब इस पे रेसिस्टेंस R1 हो गया। फिर हम लोग बात करें, तो फिर बात करें बेटा, फिर हम लोग मान लीजिए दूसरा रेसिस्टेंस की बात करें, तो कर्व ऐसा ही होगा कि ओमेगा बढ़ने पर करंट का मान बढ़ता जाएगा। ओमेगा बढ़ने पर करंट का मान क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ओमेगा बढ़ेगा तो करंट का मान बढ़ते जाएगा, एक समय के बाद पीक आ जाएगा, उसके बाद घटेगा। तो कहने का मतलब ये रेसिस्टेंस R1 और ये रेसिस्टेंस R2, दो अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए मैंने करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ खींचा है। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, करंट बढ़ने पर ओमेगा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। एक समय के बाद मतलब करंट का वैल्यू बढ़ेगा ओमेगा बढ़ने पर, और एक समय के बाद करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं क्या, इसमें करंट का पीक कम है, इसमें करंट का पीक ज़्यादा है। आपको याद होगा आई मैक्स का क्या फार्मूला था, E0/R। इट मीन्स E0/R डिपेंड किस पे करेगा, मैक्सिमम करंट। बेटा मैक्सिमम करंट डिपेंड करेगा पब्लिक, मैक्सिमम करंट डिपेंड करेगा, मैक्सिमम करंट डिपेंड करेगा R पर। R पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम करंट। जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसका करंट कम। तो इसका मतलब रेसिस्टेंस R2 ज़्यादा है, करंट कम है, तो R2 ज़्यादा होगा R1 से। लेकिन ग्राफ ऐसा ही होगा, यानी ज़्यादा रेसिस्टेंस का जो कर्व होगा वो फ्लैट टाइप का होगा, लेकिन शार्पनेस जो है वो डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस पर। जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसका शार्पनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि कम रेसिस्टेंस में करंट का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। तो इसके शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस, ये कर्व का शार्पनेस, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर को हम लोग Q वैल्यू भी बोलते हैं। और ये क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, ये रेशियो होता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे रेजोनेंस सीरीज एलसीआर में, इट इज़ डिफाइंड एज
it is defined as a ratio of potential difference across या voltage across capacitor or inductor, ratio of voltage across capacitor or inductor to the voltage across resistor in resonance series LCR, resonance series LCR AC सर्किट। मतलब जब सीरीज LCR AC सर्किट में रेजोनेंस आया हुआ है तो उसमें कैपेसिटर या इंडक्टर के वोल्टेज में रेसिस्टर के वोल्टेज से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मतलब क्यू वैल्यू भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए हम क्यू वैल्यू निकालते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या इंडक्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में भाग दे देना है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर से, ठीक है। तो अगर हम VC बाई VR करें तो देखिए VC को क्या लिखेंगे, IXC, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है IR, तो IXC यहाँ पर हो जाएगा IR, I से कैंसिल हो गया, XC का फॉर्मूला 1/ω/c, XC का फॉर्मूला 1/ω/c इंटू कितना हो गया R, तो Q इज इक्वल टू 1 रेजोनेंस के कंडीशन में ये है ना, तो ओमेगा का फॉर्मूला 1/√LC इंटू C इंटू R, ये ऊपर चला जाएगा √LC/C इंटू R, √C से C √C बार में कटेगा तो 1/R छोड़ दीजिए, ऊपर में √L रह गया, नीचे में √C हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला आया 1/R√L/C। देखिए रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो क्वालिटी फैक्टर कम, रेसिस्टेंस ज़्यादा तो क्वालिटी फैक्टर कम, इसका क्वालिटी फैक्टर कम है तो कम शार्प होगा, और क्वालिटी फैक्टर इसका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा शार्प होगा, और अगर रेसिस्टेंस कम रहेगा तो और शार्प होगा, शार्पनेस, ठीक है ना। तो ये हुआ पब्लिक आपका क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन, या तो आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, ये वाला क्वालिटी फैक्टर VL/VC VR, VL/VR, अब VL का फार्मूला होगा IXL और VR का फार्मूला IR, तो IXL का फार्मूला हो गया ω/L/IR, ओमेगा का फार्मूला 1/√LC इंटू L/R, √L से √L बार में कटेगा तो हो जाएगा 1/R√LC के बराबर। दिस इज़ फार्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर, सेम आया ना। तो क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन याद रखना है, एकदम सिंपल है ना, बाकी है एलेबोरेट मतलब हो सकता है पब्लिक, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप इसी से काम चला सकते हैं। बस क्वालिटी फैक्टर जस्ट इस ग्राफ के शार्पनेस को बताने का काम करता है, जिसका शार्पनेस ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, ध्यान रखिए, क्वालिटी फैक्टर मतलब शार्पनेस ज़्यादा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आप लोग को पब्लिक पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मतलब ये रेजोनेंस पढ़ा दिए थे लास्ट क्लास में, आज उसका शार्पनेस और क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट नेक्स्ट टॉपिक है, वाटलेस करंट। वाटलेस करंट, देखिए पब्लिक, व्हाट इज़ वाटलेस करंट। हम लोग वाटलेस करंट की बात करें, हाँ हम लोग वाटलेस करंट की बात करें तो वाटलेस करंट किसको कहते हैं, ठीक है। वाटलेस नाम से भी पता चल रहा है कि जिस करंट के द्वारा एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो हो, जिस करंट के द्वारा एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो हो
उसको हम लोग कहते हैं वाटलेस करंट, यानी द करंट ड्यू टू विच एवरेज पावर ओवर फुल साइकिल विल बी इक्वल टू 0। देख लीजिए पब्लिक, द करंट ड्यू टू विच एवरेज पावर ओवर फुल साइकिल विल बी इक्वल टू 0, मतलब जिस करंट के द्वारा एवरेज पावर फुल साइकिल में 0, उस करंट को एवरेज वाटलेस करंट कहते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर थोड़ा बहुत सीरीज एलसीआर याद होगा तो सीरीज एलसीआर में आपको ये फार्मूला थोड़ा ध्यान देना है, मैं दिखलाता हूँ थोड़ा, ये फार्मूला देख लीजिए। सीरीज एलसीआर में करंट इधर था और वोल्टेज तीनों के बदले इधर आया था, तो वोल्टेज ये करंट ये, दोनों के बीच का एंगल था फाई, दोनों के बीच का एंगल था फाई, ठीक है। तो करंट इधर और ये वोल्टेज था और ये करंट, और दोनों के बीच का एंगल फाई, ठीक है। अब एक काम कीजिए आप, अगर हम सीरीज एलसीआर की बात करें तो सिंस वी नो दैट एवरेज पावर जो होगा, तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है सीरीज एलसीआर में वो होता है IRMS वर्चुअल, ई वर्चुअल मतलब ERMS जिसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज वर्चुअल मतलब RMS ही बोलते हैं, कॉस फाई, दोनों के बीच का एंगल फाई। ये एवरेज पावर का ही फार्मूला होता है सीरीज एलसीआर में, बता दी IRMS ERMS इंटू कॉस फाई, IB EB कॉस फाई, दोनों के बीच का एंगल फाई। हम क्या करते हैं पब्लिक, इस करंट को ही दो हिस्सा में तोड़ देते हैं, तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो इधर होगा I cos फाई और एक इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा I sin फाई। I का दो कंपोनेंट I cos फाई, इधर आ जाएगा I sin फाई, I का दो कंपोनेंट I cos फाई, इधर I sin फाई। हम करते क्या हैं कि ये करंट को कंसीडर करें और इस वोल्टेज को कंसीडर करें, दोनों के बीच का एंगल 90 होगा कि नहीं। तो एवरेज पावर ड्यू टू करंट I sin फाई, एवरेज पावर ड्यू टू करंट I sin फाई, इस करंट के द्वारा एवरेज पावर कितना होगा, तो आपको याद होगा एवरेज पावर का फॉर्मूला करंट इनटू वोल्टेज, देखिए यहाँ पर है ना करंट, तो करंट हो जाएगा I sin फाई, वोल्टेज हो जाएगा E, और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ 90 cos 90, करंट वोल्टेज और दोनों के बीच का एंगल 90, करंट वोल्टेज और दोनों के बीच का एंगल 90। और मैं आपको बता दूं कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो एवरेज पावर का वैल्यू कितना आ गया 0। तो इस करंट के द्वारा एवरेज पावर 0 आ रहा है, लेकिन इस करंट को अगर कंसीडर करें तो करंट ये वोल्टेज ये और दोनों के बीच का एंगल सेम डायरेक्शन 0 डिग्री, यहाँ पे 0, तो इसके द्वारा करंट पावर कंज्यूम होगा, लेकिन इसके द्वारा एवरेज पावर कंजम्पशन क्या आ रहा है 0। तो इस करंट को हम बोलेंगे वाटलेस करंट, क्योंकि पावर कंजम्पशन 0 आ रहा है, लेकिन इस करंट के द्वारा पावर कंजम्पशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वाटफुल करंट। ये हो गया वाटलेस करंट और ये हो गया वाटफुल करंट, वाटलेस। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड वाटफुल करंट। वाटफुल मतलब इसमें पावर है, पावर कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन इसके द्वारा पावर कंजम्पशन 0 हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वाटलेस करंट। क्लियर है? जिस करंट के द्वारा एवरेज पावर कंजम्पशन 0 हो उसको वाटलेस करंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक हम लोग छोटा सा टॉपिक है चोक कॉइल, समझ लें हम लोग चोक कॉइल क्या होता है। व्हाट इज चोक कॉइल? बेटा चोक कॉइल एक डिवाइस है, और वो डिवाइस क्या है, वो करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लिया जाए बल्ब है और हमको इसमें कंट्रोल करना है कि करंट को कंट्रोल करना, मतलब इसमें वोल्टेज को कंट्रोल करना है, तो क्या करते हैं हम लोग एक रेसिस्टर लगा देते हैं इससे पहले, ताकि मान लिया जाए कि अगर 50 वोल्टेज आ रहा होगा तो कुछ वोल्टेज ही खा जाएगा। मेरा कहने का मतलब
कि अगर इसमें करंट को कंट्रोल करना है पब्लिक, तो हम लोग ये बीच में क्या कर देंगे, रेसिस्टर लगा देंगे, ताकि वहाँ पर जाएगा तो करंट कंट्रोल वे में जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये करंट को कंट्रोल तो करेगा रेसिस्टर, क्योंकि ये प्रतिरोध है, करंट का अपोज करेगा, तो ये भाई कंट्रोल करेगा करंट को, लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है कि एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है I²RT, गर्म हो जाएगा उतारवा, पावर लॉस होगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I²R, होता है ना, I²R के बराबर एवरेज पावर कंजप्शन। तो इसमें पावर भी लॉस होगा, एनर्जी भी लॉस होगा, करंट को कंट्रोल तो करेगा लेकिन पावर लॉस कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे पब्लिक हम लोग एक इंडक्टर का कॉइल लगा दे, दिस इज द इंडक्टर। अब जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो कराइए तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए रेसिस्टेंस पैदा करता हूँ ओमेगा एल। आपको मैंने बताया है इंडक्टिव रिएक्टेंस माने इंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया रेसिस्टेंस ओमेगा एल। अब बताइए ये रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करिए रहा है, लेकिन एवरेज पावर का वैल्यू 0 होता है, आपको याद होगा, प्योरली इंडक्टिव में एवरेज पावर 0। तो भैया रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस है, तो करंट को कंट्रोल करेगा लेकिन पावर लॉस भी 0 करेगा, तो दोनों फायदा है ना। कंट्रोल भी कर लिया, पावर भी लॉस नहीं किया, कंट्रोल भी कर लिया, पावर भी लॉस नहीं किया। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं चोक कॉइल, याद कीजिए। चोक कॉइल किसको कहेंगे पब्लिक? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन द सर्किट विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर। बिना पावर लॉस किए हुए करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? चोक कॉइल। मैं आपको बता दूं, ये कुछ और नहीं होता है, ये सिंपल इंडक्टर का कॉइल होता है, ठीक है, लिख लेना है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड to control current in the circuit, control current in the circuit without any loss of power, without any loss of power, ठीक है ना। it is simply a प्योर इंडक्टर होता है। when current flows through it, जब इससे करंट फ्लो होता है, then it produce resistance equal to when current flows through it, जब इससे करंट फ्लो होता है इंडक्टर से, तो ये रेसिस्टेंस इतना पैदा करता है, बट एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होता है। आपको याद होगा एवरेज पावर 0। बेसिकली यही है चोक कॉइल, यही चोक कॉइल है। सॉफ्ट आयरन कोर, उसके ऊपर में कॉइल लपेट दीजिए, देखिए यही चोक कॉइल है, बेसिकली इंडक्टर ही है चोक कॉइल। क्योंकि जैसे ही करंट जाएगा इतना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, और रेसिस्टेंस मतलब करंट का अपोज करेगा, मतलब करंट को कंट्रोल करेगा, और एवरेज पावर भी 0 है। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप जवाब दीजिएगा कि एवरेज पावर कंजम्पशन प्योरली इंडक्टिव में 0 होता है, इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट देन इट प्रोड्यूस रेसिस्टेंस इक्वल टू इतना, बट एवरेज पावर इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चोक कॉइल, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चोक कॉइल। ये चोक कॉइल का ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ चोक कॉइल। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चोक कॉइल एक ऐसा डिवाइस है पब्लिक जो सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है बिना कोई पावर लॉस किए हुए, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस है, लेकिन एवरेज पावर कितना कंजम्पशन होता है? 0 के बराबर। तो ये था इस चैप्टर के कहानी, ठीक है।
अब हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे लास्ट में, ट्रांसफार्मर, उसको थोड़ा देख लीजिए। लेकिन इससे पहले एक दो सवाल सीरीज एलसीआर का करा देते हैं ताकि आपको बनाने में सहूलियत होगी, ठीक है। एक आध दो सवाल करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर? व्हाट विल बी द, ये आपके डीपीपी का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर? वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा? क्वेश्चन है कि यहाँ एक रेसिस्टर है, ठीक है ना, और यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ एक इंडक्टर है। तो इंडक्टर का इंडक्टेंशियल और यहाँ वोल्टेज भी दिया हुआ 100 वोल्ट। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, इसका भी वोल्टेज 100 वोल्ट। और रेसिस्टर R, इसका वोल्टेज पता नहीं, निकालना है लेकिन। और जो यहाँ पे सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, वो 200 वोल्ट और 100 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर है। मतलब ये कहने का मतलब कि एक हमारे पास सीरीज एलसीआर है, ठीक है, सर्किट, जिसमें तीनों लगा दिए हम लोग, एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। रेसिस्टर के पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाएं, कैपेसिटर के पैरेलल में 100 वोल्ट और इंडक्टर में 100 वोल्ट, और हम लोग एक एसी सोर्स 200 वोल्ट और 100 हर्ट्ज का लगाएं। तो क्वेश्चन ये है कि वोल्टमीटर में वोल्टेज कितना रीड करेगा, मतलब इसका वोल्टेज निकालना है। इसमें 100 वोल्ट, इसमें 100 वोल्ट, इसका वोल्टेज निकालना है। तो सिंपल है, सीरीज एलसीआर में टोटल वोल्टेज, सिंस वी नो दैट, आपको याद होगा सीरीज एलसीआर में टोटल वोल्टेज का क्या फार्मूला होता है, आप सबको बताए हैं, अंडर रूट। देखिए यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना है, अंडर रूट VX का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये VR है, ये VL है, ये VC है, और ये तीनों मिला के इधर था टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज कितना होगा हम लोग देखते हैं। वोल्टेज का फार्मूला था रूट अंडर VX का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, और VX का भी फार्मूला था VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब आप बताइए टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ, 200 वोल्ट, रूट अंडर VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो कितना दिया हुआ, 100 वोल्ट, 100। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी 100, इसका स्क्वायर। अब वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 200, ये 0 हो गया, और ये अंडर रूट VR का स्क्वायर VR, तो VR बराबर 200। यानी यहाँ जो वोल्टेज आएगा, मतलब इस रेसिस्टर में ये वोल्टेज आएगा 200 वोल्ट के बराबर। तो याद रखिएगा 200 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको टोटल वोल्टेज सीरीज एलसीआर का। देखिए पब्लिक, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं 100 और ऐसे करके, नहीं, बिकॉज कि सबका फेज अलग अलग है। सिर्फ रेसिस्टर आता तब वहाँ पे ओम्स लॉ हम लोग कर सकते थे कि सर तीनों वोल्टेज जोड़ दीजिए इसके बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड impedance of the circuit। फाइंड इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पिडेंस निकालना है। ये 300 ओम, ठीक है, 20 माइक्रोफैराड एक कैपेसिटर है, और एक इंडक्टर है 1 हेनरी, ठीक है। और हम लोग एक एसी सोर्स लगाए हैं, 50 वोल्ट 50/पाई हर्ट्ज। देख लीजिए 50 वोल्ट और 50/पाई हर्ट्ज हो गया वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। रेसिस्टर 300 ओम, कैपेसिटर का 20 माइक्रोफैराड और इंडक्टर का 1 हेनरी। मतलब इंडक्टर है, कैपेसिटर है और एक रेसिस्टर है, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन कहता है कि इम्पीडेंस निकालिए। तो इम्पीडेंस मतलब होता है सीरीज एलसीआर में टोटल रेसिस्टेंस। आपको याद होगा टोटल रेसिस्टेंस का फार्मूला ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। देख लीजिए पब्लिक, ये होता है इम्पीडेंस का फार्मूला ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा एल ओमेगा का फार्मूला होगा 2π/t 1/tf होता है 2πf एल 2πf c का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है रूट अंडर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 हो गया, पाई हो गया, 2π f का वैल्यू दिया हुआ है 50/π फ्रीक्वेंसी और एल दिया हुआ है 1, ये हो गया। बीच में माइनस 1/2π, f के जगह पर 50/π और c के जगह पर हो गया 20 माइक्रो के जगह पर -6 और इसको होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, आर हो गया 300 के स्क्वायर। कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है पब्लिक। देखिए ये हो जाएगा आपका 100 माइनस ये देखिए 10 के पावर 6 ऊपर जाएगा, मैंने 6 को 0 यहाँ से 5 दूनी का 10 दूनी का 20 यानी 500 आ जाएगा। ये 3 को 0 कट जाएगा, 1000/2 500, इसका स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर और रूट के अंदर। मैं आपको बता दूं पब्लिक कि 100 में से 500 जाएगा तो 400 -400 और -4 को 100 का स्क्वायर और 300 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 ओम। तो रेसिस्टेंस जो आ गया मैंने तीनों मिला के जिसको हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस, वो इतना है। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पब्लिक, करंट निकालिए। तो जस्ट लाइक जो हम लोगों ने प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटी में करा उसी टाइप का आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक हम चाहेंगे ट्रांसफार्मर आप लोग को पढ़ाना। ठीक है, देखेंगे। ट्रांसफार्मर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 5 मार्क्स का सवाल आता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर सबसे पहले एक ऐसा डिवाइस है जो इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हाई एसी को लो एसी और लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, हाई एसी को लो, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में और लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेट। करंट भी चेंज करता है, मतलब बताते हैं वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटता है, लेकिन आप वोल्टेज के भाषा में समझिए कि अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज कम है तो उसको बढ़ाने का भी काम करेगा और अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने का भी काम करेगा। तो ट्रांसफार्मर लो एसी को हाई और हाई एसी को लो एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई टू लो या लो टू हाई या लो टू हाई, याद रखिएगा, हाई से लो या लो से हाई में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये 2 टाइप के होते हैं पब्लिक टाइप्स, एक हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप में क्या होगा और स्टेप डाउन में क्या होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट करता है, मतलब कम वोल्टेज है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, और स्टेप डाउन में जो ज़्यादा रहेगा उसको कम कर देगा, हाई एसी टू लो एसी में कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग के जो गली मोहल्ला में ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन होता है, उसके पास हाई वोल्टेज आता है तो वहाँ पे कम करके हम लोग को घर में सप्लाई करता है। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े पावर हाउसेस में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वहाँ पे पब्लिक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, मतलब वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज़ करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आइए इसका क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है बेटा। ये काम करता है
इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता था, आपको याद होगा कि एक कॉइल रहता था, इसके अंदर में दूसरा कॉइल होता था। तो पहला कॉइल में फ्लक्स को चेंज कराते थे या करंट को चेंज कराते थे, तो दूसरा कॉइल में करंट आ जाता था। दिस इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि एक कॉइल में आप फ्लक्स चेंज कराइए, दूसरा कॉइल में करंट आ जाएगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। प्रिंसिपल पूछता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ देता है, 2 नंबर में। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन, ऐसा डिवाइस जो लो एसी को हाई या हाई एसी को लो एसी में वाइस वर्सा कन्वर्ट करता है। 2 तरह के ट्रांसफार्मर हुए, स्टेप अप, स्टेप डाउन। जो लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट करेगा वो स्टेप अप, और जो हाई को लो में कन्वर्ट करेगा स्टेप डाउन। ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर, कि एक कॉइल में फ्लक्स चेंज कराइए, दूसरा कॉइल में करंट आ जाता था, ठीक है। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होता है, देखिए बनावट, कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, और सॉफ्ट आयरन कोर को हम लोग कुछ इस तरह से पब्लिक अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर। अब इसके पीछे का रीज़न है कि सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई वी यूज़ द कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के कोर में सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है, लो हिस्टेरिसिस लॉस, लो हिस्टेरिसिस लॉस। आपको अगर याद होगा, पब्लिक शायद पढ़ाए होंगे हम, देखिए ऐसा वाला चीज़ पढ़ाए हैं हिस्टेरिसिस में। स्टील का ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में, ठीक है, जबकि सॉफ्ट आयरन कोर का कम होता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर में एनर्जी लॉस कम है, हिस्टेरिसिस लॉस कम है, इसीलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल कर दिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके लगा दिए। अब इसके ऊपर 2 गो कॉइल रहेगा, एक इधर रहेगा कॉइल, ठीक है, और एक इधर कॉइल रहेगा, देख लीजिए, एक कॉइल इधर, दूसरा कॉइल इधर। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स NP मान लेते हैं, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NS। सेकेंडरी किसको कहेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को देगा, ये लोड, इसके अक्रॉस लोड लगा हुआ, लोड मतलब हम लोगों को जो देगा पब्लिक, कन्वर्ट करके बढ़ा के दे या घटा के दे। स्टेप अप में बढ़ा के देगा और स्टेप डाउन में घटा के देगा। और यहाँ पर इसके पास जो सोर्स रहेगा वो अल्टरनेटिंग सोर्स, AC सोर्स जो आएगा उसको या तो कम करके देगा या तो बढ़ा के देगा लोड के क्रॉस। अब क्या हुआ पब्लिक, अभी तो हो गया कि इसका कंस्ट्रक्शन, अब काम कैसे करेगा, देखिए वर्किंग होता क्या है कि जैसे ही प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट आया, दिस इज ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट चेंजिंग रहेगा, और जब चेंजिंग करंट आएगा तो करंट चेंज होने की वजह से इस कॉइल से फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा, जो आप सबको पता है EMF का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। फ्लक्स चेंज करने से इसमें करंट या EMF इंड्यूस्ड होगा, और कितना, -d∅/dt। अगर प्राइमरी कॉइल में लेना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से गुना कर देंगे, मतलब जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट इसके पास आएगा तो फ्लक्स चेंज करने के वजह से इसमें EMF आएगा, और कितना आएगा, -NP∅/dt, -NP∅/dt। फिर सेकेंडरी कॉइल में यही फ्लक्स जाएगा सेकेंडरी कॉइल में इस सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू, ठीक है ना, तो उसमें भी EMF आएगा, और कितना आएगा, -NS∅/dt के बराबर। अगर कोई फ्लक्स लॉस नहीं हुआ है तो कभी कभी फ्लक्स लीक कर जाता है यहाँ से, इसमें एडी करंट जनरेट हो जाता है पब्लिक, तो उसके वजह से कुछ एनर्जी लॉसेस हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी कॉइल में कितना EMF आएगा, -NP∅/dt, और सेकेंडरी में कितना आएगा, -NS∅/dt। अब आप डिवाइड कर दीजिए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। आप सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कीजिए तो ES/EP बराबर क्या हो जाएगा, -NS∅/dt, और होल डिवाइडेड बाय -NP∅/dt, और d∅/dt कैंसिल हो गया पब्लिक, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो NS/NP।
मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न्स रेशियो। ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल बटा ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बटा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इसको हम लोग कहते हैं के मतलब है ना टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हम बात कर रहे हैं पब्लिक, मान लिया जाए अगर हम बात कर रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, स्टेप अप याद रहे, यहाँ वोल्टेज ईपी था और यहाँ वोल्टेज ईएस था सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा, बढ़ने का मतलब ईएस का वोल्टेज बड़ा होगा ईपी से, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ बड़ा होगा ना प्राइमरी कॉइल से, तो ईएस बटा ईपी बड़ा होगा 1 से, ये नीचे आएगा तो, और ईएस बटा ईपी को क्या बोल रहे हैं हम, एनएस बटा एनपी, एनएस बटा एनपी बड़ा होगा 1 से, इसका मतलब एनएस बड़ा होगा एनपी से। मतलब कि अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा है, प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा है सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से क्या है ज़्यादा है, तो वोल्टेज को अप करके देगा, बढ़ा करके देगा। मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ होगा वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ है वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा कब होगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्टेप डाउन की बात करें, स्टेप डाउन तो ईपी बड़ा होगा ईएस से, मतलब इसमें वोल्टेज बड़ा होगा इसमें छोटा होगा, स्टेप डाउन कम करके देगा। तो ईपी बटा ईएस ग्रेटर देन 1, उल्टा करेंगे ईएस बटा ईपी तो लेस देन 1 हो जाएगा, और एनएस बटा एनपी, ईएस बटा ईपी को बोल रहे हैं ना एनएस बटा एनपी, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा लेस देन 1, तो एनएस से बड़ा हो जाएगा एनपी। मतलब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा, सेकेंडरी में कम, मान लीजिए इसमें 50 टर्न है इसमें 40 टर्न है, तो वोल्टेजवा को कम करके देगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। और इसमें 50 है इसमें 60 है, तो वोल्टेज को बढ़ा के देगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो याद रखना है आप लोग को पब्लिक कि ये मतलब स्टेप अप में और स्टेप डाउन में ऐसा कुछ है। अब बताते हैं, पावर कंज्यूम रहता है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगा, जो पावर पहले वाला था वही पावर बाद में होगा। तो पावर का फार्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज, करंट इनटू वोल्टेज, इनपुट इनपुट आउटपुट आउटपुट। अब सुनिए, अगर ये दोनों बराबर है, अगर स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ गया तो करंट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिला के कांस्टेंट है ना, दोनों मिला के क्या है कांस्टेंट है। जैसे मान लिया जाए हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आई कितना होगा, वी आई इनपुट करंट बट आउटपुट करंट। अब सुनिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप आउटपुट वोल्टेज बढ़ा देंगे तो इसको कम करना होगा ना, ये बढ़ेगा कब, जब ये करंट कम होगा तब। तो सिंपल बात है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज यहाँ बढ़ जाएगा, स्टेप डाउन में वोल्टेज घट जाएगा, लेकिन स्टेप अप में वोल्टेज जब बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू ऑटोमेटिक कमेगा। तो याद रखिएगा, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है करंट कमता है, और स्टेप डाउन में वोल्टेज कमता है करंट बढ़ता है, पावर कंज्यूम रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर। और इस तरह से चैप्टर आप लोग का द एंड हो गया, याद रखिएगा, है ना। कुछ लॉसेस है तो सिंपल है कि अगर यहाँ से यहाँ फ्लक्स ट्रांसफ़र होता है तो फ्लक्स लीक करता है, उसमें एनर्जी लॉस होता है। ये इसमें एडी करंट जनरेट हो जाता है सॉफ्ट आयरन में, उसके वजह से मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी लॉस होगा। तो उसी को कम करने के लिए तो सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किए हैं, स्टील कर देते तो ज़्यादा एनर्जी लॉस होता। तो ये सब कुछ लॉसेस है पब्लिक, हीट के फॉर्म में भी कुछ एनर्जी लॉस होता है, आयरन लॉस उसको हम लोग कहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये ट्रांसफार्मर है, और मैं आपको बता दूं कि सारा टॉपिक तो हम लिख ही दिए हैं, इसका पब्लिक PDF वहाँ पे ई-बुक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट का पूरा पार्ट हमने देखा पब्लिक। आप देख सकते हैं टोटल 53 पेज में निकला है, और सारा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करा है। और आपको चाहिए कि पहले NCERT का सॉल्व करें क्वेश्चन, उसके बाद जो DPP आप लोग को मिला है 4-5 जो भी मिला है वो आप लोग को सॉल्व कर लेना है पब्लिक। तो ठीक है, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत जल्द ही, मतलब इसके बाद वही स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर ऑप्टिक्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।